This video is sponsored by Shri Vijay Lakshmi Silk Shivnagar Bidar, Cameron Independent College of Science, Cafe Juice Junkie, Jasmine PU College of Science and Arts, and RK Constructions. इस इंटरव्यू को इस तरह से शुरू करूंगा कि बसवा कल्याण को पॉलिटिकली आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। बसवा कल्याण की आवाम कितनी अवेयर है पॉलिटिक्स को लेकर? क्या वो इस बात को समझती है कि पॉलिटिक्स क्या है, अपने वोट का हक क्या है, अपने वोट की अहमियत क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बात बतला दूं कि बसवा कल्याण की जो अवाम है वो जो है फैमिली पॉलिटिक्स को आज तक स्वीकार नहीं की। ये बसवा कल्याण की तारीख का सबसे जो सुनहरा बाब जिसको कहेंगे हम जी, कि हर जगह जो है फैमिली डायनेस्टी बनकर रोल कर रही है, लेकिन बसवा कल्याण की अवाम ने हमेशा जो है नया ऑप्शन के साथ आगे बढ़ी है। हर वक्त जो है जब भी कोई लीडर अपनी कारकर्दगी को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दिया उसको उन्होंने खैरबाद कर दिया। ये बसवा कल्याण की अवाम को यहाँ की जो है एक बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि है। रहा सवाल जिस तरह के कि अभी जो आज जो है बसवा कल्याण का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इस पस मंज़र में आप सवाल कर रहे हैं इतने दिनों के बाद भी बसवा कल्याण में कोई कि ये तस्वुर पाया जाता है कि आने वाला जो सुनहरा जो ख्वाब हम देख रहे हैं जी, कि बसवा कल्याण को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाला, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि जो तमाम जो आजकल जो हमारे पास जो लीडर कोशिश कर रहे हैं उनके दरमियान में कोई प्राउड विज़न के साथ एक डेवलपमेंट जहन के साथ उनके पास कोई ऐसा खाका है, कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा नज़र नहीं आता है। तो जो पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी, पॉलिटिकल जो विज़न होना चाहिए उसकी मैं कमी पाता हूँ। ख़ास करके आपको बतला दूँ कि बसवा कल्याण के सिलसिले में कि जो बसवा कल्याण 900 साल पुराना सिटी है और 900 साल किसी भी तारीख का बहुत बड़ा बाब होता है जी। लेकिन यहाँ इस पस मंज़र में कि हैदराबाद को देखते हैं तो 400 साल पुराना शहर है, लेकिन एक इस वक्त एक कैपिटल सिटी और इस तरह की मेट्रो सिटी में वो कन्वर्ट हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि बसवा कल्याण के लिए वो विजनरी चीज़ें नहीं आए। तो लोग कहते हैं कि रेलवे लिंक नहीं है, कोई कहता है कि नहीं इसको सी पोर्ट नहीं है, कोई कहता है कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ज़मीन पर तो बनते हैं, इंडस्ट्री भी ज़मीन ही पर रहती है, रिवर भी तो ज़मीन पे चलाते हैं कि कल्टीवेशन से एग्रीकल्चर अगर नहीं है तो हार्टिकल्चर के लिए जा सकता थे। लेकिन बहुत से विजनरी चीज़ें थी, वो आज लीडरों के पास ये चीज़। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ रह गई? काबिलियत में कमी रह गई या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई? मेरा अपना ये मानना है कि काबिलियत भी होगी, किसी की काबिलियत को हम जज नहीं कर पाएंगे, या इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है। एक अच्छा विजनरी एक इन्वायरमेंट नहीं बन पाया है लोगों के पास यहाँ पर। उसमें अगर लीडर के पास नहीं है तो उसके साथ जो रहने वाले लोग कम से कम उस चीज़ को पेश करते हैं। तो मेरा यहाँ ये मानना है कि बसवा कल्याण को जो हमेशा से पूरे कर्नाटका में एक वन ऑफ द नोन विलेज की हैसियत रखता है, जो अन्ना बसवेश्वर की वजह से ये एक उसकी कर्म भूमि की वजह से यहाँ जो है लोग आज तक अभी जागरूक नहीं हुए हैं। उनके जाने के 800 साल बाद और साथ में जो है हुकूमत के आने के तकरीबन जो है इन 70-72 सालों में ये चीज़ें जो है डार्क में थी। जो है बी नारायण मरहूम की कोशिशों के नतीजे में यहाँ जो अनुभव मंडप का एक जो है एक स्थापना है, उसके लिए उन्होंने उनका अप्रोच और उनकी स्ट्रगल गैर मामूली रही, जिसकी वजह से लोग इसको एक पहचान मिली है। तो मैं इस वक्त इसकी जो एक पहचान है कि बसवा कल्याण की, कि इसका जो डेवलपमेंट का होना चाहिए विज़न, सबसे पहले पॉइंट ऑफ एक बात करके मैं आपको रखूँ कि बसवा कल्याण को एक ऐसा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही जा रही है।
मैं डिस्ट्रिक्ट बनाने की से आगे बढ़कर इसको स्मार्ट सिटी के कैरेक्टर पे खाके में देखना चाहता हूँ। मेरा पहला ये है कि बसव कल्याण कर्नाटका के वन ऑफ द स्मार्ट सिटी में इसका शुमार होना चाहिए। मेरी पहली इसकी मेरा विज़न है। ये पॉलिटिकल इस इलेक्शंस का वेलफेयर पार्टी की ओर से एक मैनिफेस्टो भी इसको आप समझ सकते हैं कि ये हम दिशा दे रहे हैं। तो जो भी आदमी इसके लिए आदमी हो तो इस तरह की चीज़ में पहला जो है। दूसरा जो है हमारे यहाँ बसव कल्याण के लिए जो सबसे बड़ी हमारी ब्यूटी, हमारा जो सबसे बड़ा है हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, काय कवे कैलाश जिसको बोला गया है, वर्क इज़ वर्शिप। और जिसको आपने देखा होगा कि बसव कल्याण में कभी हैंडलूम के लिए जाना जाता था, कभी लारियों की वजह से पहचाना जाता था। आज जो है ना वो हैंडलूम की वो पोजीशन रही और ना ही वो लारी की पोजीशन में रही। तो हैंडलूम को बसव कल्याण में पावरलूम में कन्वर्ट नहीं कर पाए जी। हमारे जो है साबिका मिनिस्टर और जो है बसवराज पाटिल लट्टूर साहब ने उसको एक हैंडलूम को पावरलूम में कन्वर्ट करके लोगों को रोज़गार से नहीं जोड़ पाए। एक दूसरा जो लारीज के लिए हमने कभी इन 20-30 सालों के दरमियान में लारी पूरे कर्नाटका में हमारा सबसे बड़ा हमारा मरकज़ था, लेकिन उस लारी के को जो है यूनियन नहीं बना पाए, एक सिंडिकेट नहीं बना पाए, एक फेडरेशन नहीं बना पाए। अगर आप सोचते हैं कि बसव कल्याण में लारी के बिजनेस को अगर फ़रोग मिलना था तो वो अपडेट नहीं कर पाए, कोई फ्लीट ओनर से नहीं बन पाया, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चला पाया, फ्लीट ओनर नहीं बना। वजह क्या रही इन तमाम चीज़ों की? इसकी वजह यह है कि सिर्फ आदमी अपनी रोजी रोटी की बस इतनी ही उसकी विज़न रही, उतनी ही उसकी सोच रही। तो पॉलिटिकल जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं मिलता, पॉलिटिकल जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, कोई भी कौम, कोई भी जो है इंडस्ट्री या कोई भी इदारा या कोई भी जो है बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो गवर्नमेंट का ये काम था, स्टेट गवर्नमेंट्स के ये काम थे कि यहाँ से रेवेन्यू के तौर पर आपको मैं बतला देना चाहता हूँ। मैं मास मीडिया का मुबारकबाद भी देता हूँ इस मौके पर कि जिन्होंने कर्नाटका में बसव कल्याण आपको आज की तारीख में कम से कम 5 से 6 हज़ार लारी है। आपको मालूम बताना चाहता हूँ सब 5 से 6 हज़ार लारी, और एक लारी कम से कम मेरे एक अंदाज़े कैलकुलेशन से मैं जिसके अंदर वो टोल देता है, जिसमें वो अपना क्वार्टरली टैक्स देता है, वो नेशनल परमिट के नेशनल अपना टैक्स देता है, फिर इंश्योरेंस देता है। ये ऑल टुगेदर एक गाड़ी वाला कम से कम एक साल में 1 लाख से ज़्यादा पैसा बढ़ता है। और 6 हज़ार अगर लारी है बसव कल्याण पूरे सराउंडिंग तालुका मिलाकर अगर देखते हैं तो तकरीबन 60 करोड़ रुपये ईयरली बसव कल्याण टैक्स पे करता है। 60 करोड़ रुपया, आपको सोचकर जानकर ये हैरत होगी कि 60 करोड़ रुपये अकेली एक लारी डीजल पेट्रोल और दूसरी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, टायर तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स की टोल की बात कर रहे हो तो इतना ही मैटर है। तो इस एतबार से हमारे लिए कम से कम एक जो है ऑटो पार्क होना चाहिए था, एक हब बनना चाहिए लारीज के लिए, हब बनकर यहाँ पर हमारे पूरे लोगों को एक बहुत बड़ा बिजनेस मिलता था। आपने कहा कि हैंडलूम का एक हब मौजूद था फिर चेंज होकर लॉरी हो गया। अब लॉरी का भी नहीं रहा। तो इसकी वजह क्या है कि ये जो एक फिनोमेना चेंज हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि लोग इसमें मुलविस थे फिर इसमें मुंतकिल हो गए? ये क्योंकि जो लोग भी इस कारोबार से जुड़े रहे लोग, ये मीडिएटर मिडिल मैन रहे, अवाम रही। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा विजनरी आदमी इनके दरमियान में नहीं रहा, जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट करके सेकंड वर्जन में अपडेट करना उसको जिसको कहते हैं, जो जब भी जो गाड़ी आप देखते हैं कि तो वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं रहा। एक यूनियन हमारी थी ऑटोनगर यूनियन जिसको हम कहते हैं, वो खाली चेयर पे बैठकर इख्तिदार के लिए जो छोटे मोटे मसाइल और छोटे मोटे आरटीओ को गाड़ी पास कराने की हद तक ही हमारी एक्टिविटीज़ रही, और कोई अगर मैटर रह जाता तो उसको सॉल्व करने की बात रही। अगर ये सिंडिकेट बनाकर अगर बिजनेस को स्टैब्लिश करते तो उनका पेट्रोल बैंक हो सकता था उनका। आपको मैं और एक बात, उसके पेट्रोल बैंक हो सकता था, टायर्स की बिजनेस उनके हाथ में होते थे, यानी पूरे कंप्लीट वो खुद भी उसके यूटिलाइजर भी बनते थे, खुद उसके पार्टनर भी बनते थे, उसके मालिक भी बनते थे, बायर एंड सेलर बन सकते थे। लेकिन उनके पास कोई विजन ना रहने की वजह से, प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलने की वजह से ये चीज़ उनके साथ रही, जिसके लिए आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि आज हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज पूरी तरह से मुतासिर है। कई लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं, और इस वक्त जो है स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी थी,
जो लॉकडाउन में उनको सब लोगों को जो है कुछ ना कुछ उनको रोजगार नहीं था तो उनको भत्ता और उनको कुछ रेम्यूनरेशन दिया। डिमांड किया गया कि ड्राइवर्स के लिए और जो क्लीनर्स के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए, मैकेनिक्स के लिए उनको कुछ गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट उनको फंड दे, लेकिन वो गवर्नमेंट भी जो है उसकी मुतालबे को फुल नहीं कर पाई। जो कुछ कमियां बता रहे हैं आपकी कमियां रही हमारे पास, तो ये कमियां इत्तेफाकन थी या प्री प्लान थी? मैं इसको प्री प्लान और इत्तेफाक से नहीं समझूंगा, लेकिन जो चीज़ है कि जब तक हमें मतलब जिस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को खुद डेवलप किया, जहाँ कि यहाँ का किसान खुद अपनी रोजी रोटी खुद तलाश करता है, यहाँ का लेबर अपने आप से मेहनत करता है, यहाँ का गैरेज का मैकेनिक और यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, यहाँ के क्लीनर्स हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, ये सब अपना स्ट्रगल आप कर रहे हैं। लेकिन इनको जो इकोनॉमिकल सपोर्ट होना चाहिए था, इनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए था, इनको जो सोशल सपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। या और ना है गवर्नमेंट ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे। गवर्नमेंट इनको स्किल्स डेवलप इंडिया की बात कर रही है इस वक्त, नेशनल एनवायरनमेंट की नहीं मिल पाया या नहीं दिया गया। अब वो मैं इसको दोनों में जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपकी ये दोनों बातें कहीं नहीं दिया, नहीं मिल पाया, दोनों भी इसका हो सकते हैं। जो चीज़ के लिए इन दोनों के बीच में कोई जवाब हो सकता है इसमें पर्टिकुलरली हम नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई ये खुद लड़ते रहे। आपको मालूम है यहाँ की अड़त माजार है, बसव कल्याण का जितना भी ग्रेन्स आता है वो ग्रेन, सारा ग्रेन हमारा यहाँ खरीद के औरात को चला जाता है। एक अच्छी सी हमारी एपीएमसी मार्केट और यार्ड नहीं है। तो ये क्या पॉलिटिक्स किए हैं इन बसव कल्याण की 70 साल में? मैं अवाम को जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ग्रेन होता है वो कहाँ जाता है? औरात को चला जाता है, जो हमसे छोटा ताल्लुक है, हमारे नेबर स्टेट को चला जाता है। फिर तो ये हमारे इकोनॉमिक बूस्टिंग का है। तो किसान परेशान है। यहाँ से जो हमारे पास आज इतनी ज़बरदस्त हॉर्टिकल्चर के लिए हमारी ज़मीन बहुत ही कारमत ज़मीन है जी। तो यहाँ हमारे पास हॉर्टिकल्चर के लिए पॉमग्रेनेट्स हमारे पास यहाँ से, ग्रेप्स हमारे पास यहाँ से, और मस्ट मिलन यहाँ से हमारे पास यहाँ जो है पैदावार के एतबार से। और यह जो रेशमी डिपार्टमेंट में इस इलाके में जो है उसको ज़बरदस्त उसकी काश्तकारी की जाने के लिए ये सारा काम कभी भी है, कोई भी हो इस तरह का कोई विज़न के साथ। तो मेरा अब तक के जो है 40 साल तो पूरे अपने ऑब्जर्वेशन में मैंने इसको नहीं देख पाया कि कहीं से भी इनको कोई सपोर्ट मिल पाए। बसवा कल्याण के जो लीडर बन के आए, बसवा कल्याण में एमएलए बने, 7 मरतबा जेडीएस यहाँ से जीत चुकी है, बीजेपी जीत चुकी है, कांग्रेस जीत चुकी है। तो क्या इन लीडरों ने नेग्लेक्ट किया इन तमाम चीज़ों को, या फिर इनको ऊपर से प्रेशर था कि तमाम चीज़ों को? ऑफ कोर्स इट इज़ नेग्लेक्टेड ओनली। जो लोग भी जो इख्तिदार में आए वो सिर्फ इख्तिदार के अंदर आने के बाद अवाम को भूल गए, अवाम की ज़रूरियात को भूल गए, अवाम के मसाइल और उनको इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के बारे में सिर्फ अपना इख्तिदार याद रहा। और सिर्फ इख्तिदार पर पहुंचने के बाद बस उनके सामने वो एक ऐसे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के साथ रखे, बस उन छोटे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में उनका वक्त गुजर गया। तो अब मैं रुख मोड़ूंगा थोड़ा सा कि बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, कल अनाउंस हो चुके हैं, 17 तारीख को बाई इलेक्शंस होंगे। कहा जाता है कि बाई इलेक्शंस में उसी पार्टी का जोर रहता है जो पार्टी हुकूमत में होती है। तो सब किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मैटर करेगा जो हुकूमत में रहेगी पार्टी, उसका दबदबा ज़्यादा रहेगा? और अगर बसवा कल्याण की हम बात करें तो बी नारायण राव साहब एक पॉपुलर लीडर रह चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। अब उसके बाद कांग्रेस, जेडीएस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये तमाम पार्टी इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो अब इसे किस नज़र से देखेंगे कि मुसलमानों को यहाँ पे किस तरह का कदम उठाना चाहिए? बार्गेनिंग करनी चाहिए पार्टीज के साथ, या फिर बस अपने वोट को बेचना चाहिए जैसे शुरू से बेचते आ रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह से जो भी पार्टी आई, मैं एग्जांपल के शुरुआत के तौर पर करूँ कि जो स्टेट में पार्टी है, स्टेट में ऑलरेडी गवर्न कर रही है जी। तो इस गवर्न पार्टी के लिए सबसे पहली चीज़ कि इस पार्टी के सीएम ने कल्याण कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक को कल्याण कर्नाटक करना, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा हूँ। बाई इलेक्शन सामने था, उसके बावजूद भी यहाँ कल्याण कर्नाटक के लिए कोई बजट उन्होंने अलॉट नहीं किया। तो ये नाम बदलने से तवज्जो सिर्फ नाम बदलने तक रही, लेकिन डेवलप इस रीजन को
पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। वो तो उन्होंने तो पूरे 600 करोड़ रुपए पास किए, कह रहे हैं कि हमने कल्याणी की डेवलपमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए पास किया अनुभव मंडप के लिए। 200 तो ऑलरेडी रिलीज कर बात चुके की जा हैं रही जी। है। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जी। पूरा ये रीजन जो है, अकेले एक चीज से हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक पेट भरा हुआ नहीं रहेगा गरीब का, जब तक किसान के लिए उसको सुकून की नींद नहीं मिलेगी, मजदूर को उसको रोजी नहीं मिलेगी, वो कैसे सुकून से और चैन से रहेगा, आप अंदाजा लगाएं। तो यहाँ लेबर के लिए कोई बजट के दरमियान में इक़्तिदार में आना चाहती है अगर बीजेपी, तो उसको चाहिए था कि वो पूरे साथ जस्टिफाई करती, लेबर्स के लिए बहुत से स्कीम्स लगाई, लेकिन वो स्कीम वहाँ तक ही बिचौलियों के हवाले हो जा रहा है। अगर गवर्नमेंट किसानों को भी पैसा देने की बात कर रही है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू देती है, और उसके इंश्योरेंस उनकी जो है क्रॉप बीमा करवा के देती है, तो वो दर पर्दा क्रॉप के ज़रिए से भी इंश्योरेंस कंपनियों को ही पाल रही है। तो वो फिर तीसरी चीज़, जहाँ हमारे पास ये यहाँ दलितों के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बात कही जा रही थी, एजुकेशंस के लिए उनका रिजर्वेशन ख़त्म करने वाली बात कही जा रही है। फिर साथ में जो है ये माइनॉरिटीज़ के लिए उनके स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो स्टेटस है, माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म करने वाली बात कही जा रही है। तो ऑल टुगेदर एक चीज़ आउटकम की शक्ल में आ रही है कि ये जीतने के लिए सिर्फ जो है रिलीजियस कार्ड खेल कर, कम्युनल कार्ड खेल कर या रिलीजियस सेंटिमेंट को उभार करके ये इलेक्शन को हासिल कर लेने से इस रीजन का डेवलपमेंट नहीं होगा। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ को पहुंचना होगा। हर एक व्यक्ति के उन्नति और उसका डेवलपमेंट का उनके पास ख्याल होना चाहिए। लोगों की जरूरत आपको नहीं लगता कि ट्रेंड चेंज करना बहुत ही मुश्किल है? जिस तरह का ट्रेंड वोटिंग का बन चुका है कि खाना खिलाया जाए, पिलाया जाए, पैसे दिए जाएं, इस ट्रेंड को चेंज करना ज़्यादा नहीं मुश्किल है आपके लिए? आपको नहीं लगता? ज़रूर ये मुश्किल तो काम है, लेकिन ये काम पायदार रहेगा जी। जो इमारत शाख नाजुक पे बनेगी या जो घोंसला शाख नाजुक पे बनेगा वो ज़रूर टूटेगा। तो हम उस अपने किरदार के साथ, वैल्यूज़ के साथ, भले ही थोड़ी देर सही, लेकिन हम मैदान में वो अपनी पूरी तैयारी के साथ टिल लास्ट हम अपने मौजूदगी जाहिर करेंगे। ठीक। तो सर मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाई इलेक्शंस जो अनाउंस डेट हो चुकी है, 17 अप्रैल को डेट इलेक्शन होने वाले हैं, तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अपना क्या किरदार निभाएगी इसमें? वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के अब तक के तकरीबन हमारी 4 मीटिंग्स हुई हैं जी, और ये डिस्कशन चल रहा है अभी, क्योंकि कल ही इसके जो है पार्टी का डेट अनाउंस, इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ है जी। इसमें हमारी गुफ्तगू चल रही है, हमारे कैडर्स की हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। हम मुनासिब चीज़ें कि हम इन्वायरमेंट को हम देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन बिल्डअप होती है और उसमें हमारा स्टैंड क्या लेगा, हमारा अभी अल्टीमेट हमारा फैसला अभी पार्टी मीटिंग जब होगी तब फैसला होगा जी। तो अब अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे महंगाई को लेकर कि तमाम चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, लोगों यहाँ तक कि दाल रोटी महंगी हो गई गरीबों के लिए, तो इस पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्या स्टैंड लेगी? ने प्रोटेस्ट किया डीजल की, ख़ास करके महंगाई पर हमने पूरा वन डे पूरे नेशनल लेवल पर महंगाई को हमने बुनियाद बनाकर प्रोटेस्ट किया जी। महंगाई के लिए बहुत ही गरीब उसके अंदर पिसा जा रहा है, गरीब की हार्ड अर्निंग मनी चली जा रही है। पेट्रोल की जो महंगाई, रसोई गैस की महंगाई, डीजल की महंगाई, डीजल की वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस से स्लैप हो गया बसों कल्याण का। पेट्रोल की वजह से तो गरीब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, हत्या कि जो 400 रुपये का सिलेंडर था जो 900 रुपये तक उसकी आ गई। इससे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है गरीब और जो है किसानों के लिए कुछ तरह की सोच नहीं रख रही है। तो महंगाई को फौरी तौर पर जो है जो कीमतों पर कंट्रोल हासिल कर इस कीमतों पर कम करना चाहिए। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको एक लाइन में देना है जल्दी से। बसवा कल्याण का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा अगले 10 साल बाद? जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है बसवा कल्याण में, इसी तरह अगर पॉलिटिक्स होती रही तो 10 साल बाद बसवा कल्याण अपने आप को कहाँ देखता है? इसमें बसवा कल्याण पॉलिटिकल लेवल पर अवाम को बहुत मैच्योर और बहुत ही स्टैंड जो है बहुत क्लियर लेना पड़ेगा जी। एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी और अवाम को अवेयर होना पड़ेगा। जो खास करके फांसने वाले लोगों से अपने आप को बच के रहना चाहिए। बिचौलियों जो बिचौली लोग, जो बेचने वाले लोग, अवाम को जो है दिया जाता है। जी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अपना फ्यूचर क्या देखती है कर्नाटक में या फिर बीदर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें? बहुत ही अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे कर्नाटका में। वेलफेयर पार्टी बहुत ही साफ़ और सेकुलर और शफाफ जी। और बहुत ही अवाम दोस्त और लोगों की ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए लोग उसको बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहे हैं, उम्मीद की नज़र जाग रही है।
हाल ही के पंचायत इलेक्शन में हमारे बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, और जिस तरह से आने वाले ZP और TP भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। बसवा कल्याण में डेवलपमेंट को लेकर 10 में से कितना नंबर देंगे आप? जितना डेवलपमेंट हो चुका है तो 10 में से कितना नंबर देंगे अगर बसवा कल्याण को देना रहे? दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। जी बसवा कल्याण अगर एक हब बनाया जाए इस वक्त तो किस सेक्टर में हब बनाया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट, खास करके जो है ऑटो इंडस्ट्रीज़ को हब बनाया जाए, क्योंकि हम बेस है। दूसरा हार्टिकल्चर्स के लिए मैं जैसे बात रखा तो उसको हब बनाया जाए। तीसरा जो है यहाँ पर जो स्किल्स लोगों के जो है पावर लूम्स, और यहाँ पर जो ट्रेड्स कॉटन करीब में हमारे पास है, उसके लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ फार्मिंग किया जाए। यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए तो फूड इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करके जो लोग बना सकते हैं, ये 3 बड़े ऑप्शंस हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा यहाँ पर? हमने किसानों के सिलसिले में बहुत आवाज़ हमारी है कि किसान जो इस देश का जो अन्नदाता जिसको कहा जा रहा है, इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको नेगलेक्ट की हुई है, जिसके नतीजे में ये किसान बहुत उसका जो है डार्क उसका फ्यूचर है। किसान गुलाम बनेगा। गवर्नमेंट तो कह रही मालिक होने के बावजूद भी वो गुलाम बनेगा। सेंट्रल क्योंकि उसके सारे राइट्स खत्म हो चले। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि किसानों को बहकाया जा रहा है, हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। ये बात सही नहीं है। किसान की जो बात है बहकाए जाने वाली बात सही नहीं। किसान आज उतना भी नासमझ नहीं है, वो इतनी चीज़ों को देख रहा है कि किसका फ़ायदा क्यों नुकसान उठाने वाला है। इंटेलेक्चुअल्स पूरे देखें इस पर कि जिस जगह पर भी चीज़ आई कि जहाँ से जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन हट जाएंगे, उसके जगह कोई दूसरा आदमी अपना माल स्टोर कर लेगा। तो जहाँ पर जो इनको सब्सिडीज़ में जिनको खाद और दवाई मिलना ख़त्म हो जाएगा, और इनकी चीज़ इनके पसंद का माल और इनकी कीमतें नहीं मिलेगी, और इनकी ज़मीन में इन्हों अपनी पसंद की जो कीमत आने के बाद अगर वो चाहे तो किसान अपना माल की जो रेट तय होगा वो तय नहीं होगा। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत पहले किसी किसान की ज़मीन खरीदने के लिए किसान ही को खरीदना था, वो राइट्स अब वो सेक्शन हटा दिया गया। अब तो किसान के अलावा नॉन किसान भी ज़मीन खरीदेगा, एग्रीकल्चर ज़मीन। और साथ ही साथ बड़े ही मज़े की और दुख की बात यह है कि कंपनी भी ज़मीन खरीदेगी जी। अभी हाल ही में ये सारा जो है एग्रीकल्चर भी जो सेक्टर जो किसानों के हाथ में बचा था, ये भी ख़त्म कर ये पूरी देश को नुकसान पहुंचाने के दहाने पे ले जाने वाली पॉलिसी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसानों के साथ खड़ी है इस वक्त? बिल्कुल खड़ी है। हमारे नेशनल और स्टेट और पूरे तरह के हमारे मुकाम पर भी हमने किसानों के साथ हमने प्रोटेस्ट किया है। थैंक यू सर। अगला सवाल मैं आपसे ये एंडिंग तो करे थे ना, एंडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एज ए सेक्रेटरी बसवा कल्याण के डेवलपमेंट को लेकर आप क्या ख्याल करते हैं? हुआ है? अगर हुआ है तो कितना हुआ है, और अगर होना चाहिए तो किन किन जगहों पर डेवलपमेंट होना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बसवा कल्याण को एज ए स्मार्ट सिटी के दरमियान में इसको रखना चाहिए जी। दूसरा है कि रेलवे लिंक यहाँ होनी चाहिए। रेलवे के बारे में जब भी बात कही जाती तो नहीं आएगी। आप नॉर्थ इंडिया को जाएंगे तो हर जो है 20 किलोमीटर के पास से रेल गुजरती है, और बसवा कल्याण को 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं कोई रेल नहीं मिल रही है जी। तो जहाँ से लातूर को अगर लिंक करना है तो लातूर से जो ट्रेन का जो लिंक बनेगा, दूसरा जो अल्टरनेट जो कमलापुर को जाएगा तो वया बसवा कल्याण अगर चलें, लातूर टू गुलबर्गा लाइन है तो वया बसवा कल्याण चले जाने का एक बेहतरीन ऑप्शन बाकी है। तो हम दूसरी जो डिमांड है कि वो वेलफेयर पार्टी के मैनिफेस्टो की शक्ल में, विज़न की शक्ल में रखते कि रेलवे लिंक को यहाँ किया जाए। तीसरी बात, बसवा कल्याण जो है हिस्टोरिकल प्लेस है जी। जहाँ जिस तरह से आपने देखा कि बसवा कल्याण पूरा जो है एक फोर्ट है हमारा, तो कैंटोनमेंट हमारा जो है एक हिस्टोरिकल एक बसवा कल्याण पूरे इस रीजन में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट नहीं है जो पूरे अंदर स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है, उसको कोई केयर नहीं कर रहा। तो टूरिज़्म का जो अट्रैक्शन होता है फोर्ट को, आप खुल्दाबाद के फोर्ट को देखेंगे तो इससे ज़्यादा बहुत ही उसकी खस्ता हालत है, लेकिन गवर्नमेंट करोड़्स ऑफ रुपीज़ उस पर इन्वेस्ट कर रही है और उस मोनूमेंट को बचाकर उसके बारे में रखती है। तो यहाँ के बसवा कल्याण जो हिस्टोरिकल जिसका तकरीबन जो है ये फोर्ट हमारा 900 ईयर से ग्रेजुअली कंप्लीट 7 to 8 डायनेस्टीज़ उस पर रोल किए। 7 to 8 डायनेस्टीज़ के एक्सपेंशन की जो वहाँ पर जो है उसकी ऑब्जर्वेशन आती है। तो वहाँ पर जो है जो फोर्ट व्यू होता है, फोर्ट के लिए टूरिज़्म के लिए सराउंडिंग उसको अहाते को कवर अप करके उसके अंदर गार्डनिंग करके टूरिज़्म सेंटर बनाया जा सकता है जो अट्रैक्शन करता है। तो वन ऑफ द बेस्ट टूरिज़्म सेंटर के लिए दूसरा ऑप्शन है कि लेक व्यू है बसवा कल्याण का, त्रिपुरांत जो लेक व्यू है
जिसको बसव कल्याण के प्रांत के लेक से वहाँ किले तक पानी को सप्लाई की। जो हमारा बसव कल्याण के जो है एकदम डाउन हिल में है, तो पानी की जो फ्लो होती है वो फोर्ट से होते हुए जाती है। तो एक तो लेक व्यू के सराउंडिंग में जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क के शक्ल में होनी चाहिए था, बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के लिए डेवलपमेंट के सिलसिले में वहाँ पर जो है लोगों को एक पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरत पड़ती है। बी नारायण साहब के 2-2.5 साल टर्म में उन्होंने एक बजट लाया था कि लेक बनाया जाएगा, कश्तियाँ लगाई जाएंगी, वॉकिंग सेंटर बनाया जाएगा, तो फंड तो पास हो गया था मगर उस पर काम नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट अभी उस पर सीरियसली ज्ञानेंद्र कुमार उस वक्त यहाँ पर थे। अभी उसका इनिशिएटिव लेने के सिलसिले में छोटा सा आप पार्क का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। पार्क के जो सराउंडिंग जो चिल्ड्रन पार्क था उस पार्क को दोबारा डिमोलिश करके बनाई जाने वाली बात कही जा रही है। आपको मान लगता नहीं कि बसव कल्याण की जो एंट्रेंस जो मेन रोड थी जी, तीसरा जो पॉइंट है वो मैं समझता हूँ कि ओनफ ने कि यहाँ पे बोट चलाने के लिए पहली मरतबा करीबन 20 सालों के बाद पहली मरतबा बसव कल्याण का लेक पानी से भरा गया, लेकिन उनके पास कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। जब पानी नहीं था तो पानी नहीं कहते थे, जब पानी अगर है पहली मरतबा ओवरफ्लो होकर पानी गया तो उसके पास कोई विज़न नहीं है, कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट बसव कल्याण डेवलपमेंट बोर्ड बना, उसके पास कोई प्लान नहीं है। न्यू एक्सटेंशन सिटीज़ अब देखते मेन रोड की जो गुजर रही है शहर मेन रोड जो हमारी बसव कल्याण की जो है बंगलो सस्तापुर बंगले से एंटर होती है, जो 120 फीट की विड्थ थी उसकी 170 फीट की जहाँ थी वहाँ रिड्यूस होते हुए तो 100 फीट पर आ गई। 140 फीट जाके 100 फीट पर आ जाना, 120 पे तो 20 फीट रिड्यूस हो गए। लोग जहाँ पूरी तरह से आने वाले तिप्रांस से लेकर बसव कल्याण ओल्ड तिप्रांस, बसव कल्याण जो पुराना है तिप्रांस से लेकर किले तक, दूसरा जो तिप्रांस से लेकर सस्तापुर तक, जो आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ डेवलप हुई, चंडीगढ़ को देखते हैं, जयपुर को देखते हैं, एक प्लान सिटीज़ हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कहीं से भी कोई भी रोड छोड़ता है, कहीं से कोई भी पार्क को। तो आपको लगता है कि बस दिखावे के लिए काम है, प्लानिंग कोई नहीं है इसके पीछे? कोई प्लानिंग नहीं। न्यू एक्सपेंशन तिप्रांत से लेकर बंगले तक का एक पूरा विजनरी पूरा सराउंडिंग उसका रेडियस बनाकर आज तक के चौथी बात यह है तो आज तक हमारे बसव कल्याण को रिंग रोड नहीं बन पाई। कितने लोग गुजर जा रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि रिंग रोड की मार्किंग हमने डाल रखी है, तो अब तक तो होना चाहिए था। कितने साल लगेंगे कुछ इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के सिलसिले में? कब कितने साल लगेंगे इसमें? कि इतने साल गुजर जाने के बाद सिर्फ वो जो है बात कहना है, बात सिर्फ एक जो लफ्ज़ी जिसको कहते हैं, ये सिर्फ बात पर ही लोगों को एक ढांचा दिया जा रहा है। बीजेपी तो बहुत से एजेंडे बहुत से डिक्लेरेशन की, लेकिन एक भी उसके एग्जीक्यूशंस में उसके बहुत से उसके पॉलिसीज उसके अमल में नहीं आ रहे। तो आप कह रहे कांग्रेस ना इसको पूरा कर पाई, ना बीजेपी इसको कर पाई। मौजूदा सरकार सिर्फ अवाम के कान खुश कर रही है सब कहकर, उनको दिल बहला रही है, ग्राउंड लेवल पे कोई लॉलीपॉप काम दे नहीं रही हो है, रहा बस ठीक है। है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या कदम उठाया हमने है? बताया ना कि हमारे सामने अगर वेलफेयर पार्टी से अगर हमें मौका मिल रहा है हमें जीतने के लिए, तो अवाम हमें हमारी विज़न को सपोर्ट करने के साथ इस बसव कल्याण डेवलपमेंट के लिए हम बसव कल्याण सद्भावना मंच के अपने प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों को लेकर एक भाईचारे का बसव कल्याण की जो अनेकता में एकता सबसे बड़ी हमारी एग्जाम्पल है कि यहाँ इतना ज़बरदस्त भाईचारा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल है। जी, कहीं भी आप देखें पूरे कर्नाटका में इतना बड़ा भाईचारा हमारे पास है, ये हमारा असेट है। चाहे वो हिंदू और चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, सब लोगों ने इसको मिलकर हमारे पुरखों ने और हमारी इस युवा पीढ़ियों ने इसको जमा के रखा है। ये भाईचारा हमारा बसव कल्याण का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको कहीं से भी कोई डैमेज नहीं होना। तो डैमेज करेगा कौन? कोशिश कौन कर रहा है? लेकिन बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिश करने में सफलता नहीं हुई। जी, हम इस पर जो है चिंता नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग इस पर जागरूक रहें। कोई भी आदमी चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर इसका भाईचारा को ख़त्म करने का कोई भी विज़न कोई भी प्लान लाता है तो उसको अवाम उसको उसके प्रोग्राम को फेल करना चाहिए। अगर बात करें मुसलमानों की बसवा कल्याण की, तो हायर परसेंटेज में मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। 60,000 50,000 मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से वोटिंग होती है 30, 35, 38,000। तो मुसलमानों का क्या रोल रहेगा बसवा कल्याण में? क्या मुसलमान खाली एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहेगा ज़िंदगी भर, या स्टैंड लेगा वो? जो सवाल आपका हर वक्त इलेक्शन के करीब में इस तरह के सवाल उठते हैं और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वक्त जो बेदारी आ रही है कि अभी कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक का ही हिस्सा बनाइए। तो लेकिन अब चूँकि एक सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, एजुकेशंस के ज़रिए से एक अवेयरनेस आया,
इतने साल मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को जो बैकफुट पे रखा। सचर कमेटी की रिपोर्ट है जिसका आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी इनिशिएटिव्स है वो उसके ऐसे जो है परमानेंट हमारे अपने रहे। बीदर जो है और बस गुलबर्गा मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन 90 पूरे इंडिया के 90 डिस्ट्रिक्ट्स में से बीदर और गुलबर्गा आते हैं जो मुसलमानों की आबादी के तनासुब से ज़्यादा है। जी। लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट जो है मुसलमानों की इकोनॉमिकल, मुसलमानों की एजुकेशनल, मुसलमानों के सोशल स्टेटस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। गवर्नमेंट की स्कीम आए, 15 नुकाती प्रोग्राम मनमोहन सिंह के दोनों पीरियड्स में रहे, कुछ नाम कुछ फंड्स गवर्नमेंट्स की शक्ल्स में उनको दिया गया, लेकिन उनके लिए उनके पीरियड में स्टार्ट होने वाले, फॉर एग्जांपल बीदर के दरमियान में मौलाना आज़ाद उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट सेंटर कायम करने की बात सिद्धरामैया अहमद जी ने उसकी बुनियाद रखी, लेकिन वह सैटेलाइट सेंटर आज तक ख्वाब की जीनत ही बना रहा, पहल की जीनत ही बना रहा, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया। क्या वजह रही कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया? बात बता दूं कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के जरिए से जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री जो हमारे मिनिस्ट्री ऑलवेज कर्नाटका के दरमियान में बीदर ही को हमेशा से मिलती आ रही है, वो अब जो है ये शिफ्टिंग हो रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शक्ल में धारवाड़ को। यहाँ से ये भी यूनिवर्सिटी कब के ख़त्म होने को धारवाड़ पर, इसके लिए भी कोई प्रोग्राम हमारे पास है एग्रीकल्चर्स के दरमियान में नहीं तो, लेकिन कम से कम इसके अंदर आप बताइए कि एनिमल हस्बेंड्रीज के बारे में कि कितने टाइप्स की फार्मिंग हो रही है, कितने हमारे पास जो है चरागाहें हैं यहाँ पर, कितने जानवरों को परवरिश देने के सिलसिले में हमारे पास कोई फिशिंग का हमारे पास क्या नेटवर्किंग है, क्या हमारे पास जो सेरिकल्चर के डिपार्टमेंट से काम हो रहा है, क्या हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट है। ऑल टुगेदर बीदर को एक नेग्लेक्टेड जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट की हैसियत से देखा गया, बसों कल्याण उसमें भी नेग्लेक्टेड रहा। जो कुछ भी यहाँ बसों कल्याण में डेवलपमेंट दिखता है, यहाँ की अवाम का डेवलपमेंट है, हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोई स्कीम और कोई बेनिफिट्स के ज़रिए से या कोई उनके लाभ के ज़रिए से इनका बीजेपी तो कहती है कि हमने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तो आप ही को दिया हुआ है बीदर को, लोकल को। बताइए कि एनिमल हस्बेंड्री के सिलसिले में यहाँ पर जितने जानवरों की जो परवरिश हो रही है, पैदावार हो रही है, कि आज जो है ये जो गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जिस वक्त कैटल स्लॉटरिंग बिल्स का प्रोपोजिशन से लेकर के पूरी तरह से यहाँ की एक जो है इकनॉमिक का जो सोर्स था किसान का, गरीब का, मजदूर का, जो किसान जो है अपनी बच्चे की शादी के लिए या जहाँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या अपनी बीमारी के अचानक किसी वाक़े को पेश हो जाने के बाद उसके पास एक असेट की शक्ल में था। आप बताइए कि ही बफेलो और शी बफेलो के दरमियान में, चलो शी बफेलो ठीक है दूध देगी, वो 10 साल तक दूध, 3 साल तक उसको कैसे रखेगा। ही बफेलो तो क्या करेगा, जिस दिन बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में तो एक इंसान को डायग्नोस करके लड़की अगर होने वाली है तो मार दिया जा रहा है क्योंकि वो कुछ उसको फ़ायदा देने वाली नहीं है। तो ये ही बफेलो को जो क्या करेंगे, जो जानवर जो बैल होता है खेत में काम करने के लिए उसको 8-10 साल की बात लगती है, उसके बाद वो क्या काम करें, उसके बाद तो वो उसको लिए किसान उसको बेच के दूसरा किसान जानवर खरीदता है। उसको जो कानून बनाया जा रहा है आप करेंगे मुसल्लत किया जा रहा है अवाम के ऊपर, अवाम के किसान सबसे ज़्यादा उसको नुकसान होता है, तो किसान को नुकसान हो रहा है। तो खाली मुसलमान को गोश्त खाने वाली बुनियाद पर इसको ना परखा जाए। एक जानवरों के जो पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, उनके सींग टूट जाते हैं, कहीं मार लग जाता है, कोई ट्रीटमेंट देने वाला नहीं है। हॉस्पिटल आप वेटरनरी हॉस्पिटल में जाए, कितने डॉक्टर्स हैं जो सर्विस दे रहे हैं, करोड़ ऑफ रुपये बजट आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कभी विजिट नहीं किया। आए कभी बताइए कि पूरे ये जो टेन्यूर में 2.5 साल के प्रभु चौहान कभी वेटरनरी हॉस्पिटल का विजिट किया, कभी बता सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट पूरे बसों कल्याण ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के दरमियान, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं वो, कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने वेटरनरी हॉस्पिटल्स के अंदर है। मैंने आपको यहाँ मैसलगे के पास जो है गौशाला के बारे में बात करता हूँ, गौशाला बंद रहता है, फंड उठाए जाते हैं, गौशाला के नाम पर लोगों को फंड दिया जा रहा है, लेकिन कहीं एक जानवर जो 100 किलो का 200 किलो का जानवर गौशाला में दिया जाए तो वो 6 महीने के दरमियान में 50 किलो का वजन नहीं रहता, तो उनको फीडिंग नहीं दी जा रही है। इसका पूरा मिसयूज़ किया जा रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज और लोग अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं पॉलिटिकल लोग, उससे कोई अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ना उनको जानवर से हमदर्दी है जी, ना उनको अवाम से हमदर्दी, ना इंसान से हमदर्दी है ना जानवर से हमदर्दी है जी। अगर होती तो गौशाला में जाकर देखिएगा, आप सर्वे करके देखिएगा, मैं आपकी बात में आपको पूरे वसूख के साथ कह रहा जी। हूँ विजिट करके। तो बसवा कल्याण का मुस्लिम लीडर का क्या मुस्तकबिल रहेगा? मैं आपकी सवाल से सहमत नहीं हूँ कि मुस्लिम WPI ने 2013 में अपना कैंडिडेट ठहराया था सरदार खान साहब,
उसके बाद 2018 में WPI ने कॉन्टेस्ट नहीं किया इलेक्शन, अब जो 2021 का बाई इलेक्शन है वो भी कॉन्टेस्ट नहीं करेगी, फिर 2023 का आप कह रहे हैं कि हो सकता है करेगी। नहीं, हो सकता है नहीं, श्योर करेगी। तो इतना वक्फा जो गुजरा 10 साल का। एक चीज़ आपको हम बतला रहे हैं कि एक जो है 2013 में हमने कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद 2018 की जब बात है तो बी नारायण साहब जो है एक ग्राउंड से जुड़े वाले शख्स थे, जिन्होंने आइंदा जो है बहुत से जो बैक टू अर्थ लोगों के लिए, डाउन टू अर्थ लोगों के लिए उन्होंने काम किया। एक आदमी स्ट्रगल कर रहे थे, तो जिसके नतीजे में वेलफेयर पार्टी ने उनको सपोर्ट करने का डिसीजन लिया था, जिसके नतीजे में हमने उनको उस वक्त कॉन्टेस्ट नहीं किए थे। और फिर दूसरी बात ये थी कि इलेक्शंस जो है मौजूदा ज़माने में इलेक्शंस एक स्ट्रैटेजी के तौर पर हर एक आदमी लड़ना चाहता है, उसके लिए मैदान में उतरना चाहता है। लेकिन एक मर्तबा वेलफेयर पार्टी का एक इस वक्त विज़न है कि हमने थोड़ा सा अपने ग्राउंड से हम अपने आप को उठा रहे हैं। जैसा कि आपको बताएं कि हमने बीदर ज़िले में हमने 15 पंचायत को अंदर हमने जीते हैं, 15 पंचायत मेंबर्स हमारे आए हैं। एक और बसव कल्याण से एक हमारे काउंसलर हैं, खुद मेरे घर में मेरे मिसेस काउंसलर बने, जिसको मेरे ब्रादरान वतन जो है मुझे नॉन मुस्लिम भाइयों ने मुझे वोट दे के जिताया है इसमें, मुसलमानों के अलावा। तो ये जो फेयर एंड क्लियर है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कार्ड की बात मत कीजिए आप कि मुसलमान होना चाहिए या नॉन मुस्लिम होना चाहिए, ये नहीं, बल्कि जो भी आदमी विजनरी आदमी हो, जो डेवलपमेंट का जहन रखता हो, वो आदमी आना चाहिए। तो मैं आपको और बात बतला देता हूँ कि हमारे पास 2 पंचायत में हमारे 2 मेंबर जीते और 2 आज हमारे वो पंचायत चेयरमैन हैं। एक मरकुंदा है और दूसरा चांगलेर है, जहाँ से वेलफेयर पार्टी के जो है चेयरमैन बनकर आए। आपने कहा कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कार्ड ना खेला जाए, तो पिछले 30 साल की अगर तारीख देखें बसवा कल्याण की पॉलिटिकल तारीख अगर, तो किसी भी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया सिवाय वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। 30 साल के वक्फे में JDS, कांग्रेस, BJP किसी ने लास्ट इलेक्शन लड़ा था जहांगीर वकील साहब ने, उसके बाद किसी मुस्लिम कैंडिडेट को इन मेजर पार्टीज ने टिकट नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है बसवा कल्याण से? मुसलमानों ने इस तरह के डिमांड भी तो नहीं रखा है। मुसलमानों के पास से तो आप कहते हैं गलती मुसलमानों की है? नहीं, उनके पास सिर्फ वोट देने पर ही वो इत्तेफाक करेंगे तो और 50 साल वोट देने के लिए रहेंगे। अगर उनको क़यादत करना, इलेक्शंस में आना, पावर गेन करना, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना, अगर वो चाहते हैं तो वो अगर चाहत होगी तो उसके लिए उनके एफर्ट्स लगेंगे और ग्राउंड पर उन जब अपने नज़र आएंगे तो नतीजतन उनको अवाम भी इनको साथ देगी और नतीजतन उनको तमाम पार्टियां उनको रिस्पेक्ट करेगी, वरना सिर्फ वोट लेने तक ही उनका साफ मामला रहेगा और वोट लेकर उनको ख़त्म कर देगा। एज ए एजुकेशनिस्ट और एज ए सोशल एक्टिविस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो मुसलमानों का क्या किरदार रहेगा बसवा कल्याण के इलेक्शन में? मुसलमान सिर्फ वोट देने के काम के हैं, इस वक्त इनका अपना कोई लीडर नहीं बनेगा? लीडरशिप, एक बात बतला दो, लीडर को बाज़ मुसलमानों के दरमियान में लीडर पैदा है, ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों में मरहूम ताजुद्दीन नवाज़ भाई ने अपनी पॉलिटिकल कैरियर का एक सुनहरा दौर देखा जी। दूसरी कोशिश SM कमालुद्दीन, नवाब SM कमालुद्दीन ने की। तीसरी कोशिश जो है मरहूम निसार अहमद साहब ने की। एक मौका जो है जहांगीर वकील साहब को भी मिला था, ये जो बड़े पार्टियों के चक्कर में। लेकिन पार्टियों के एतबार से हमारे पास का जो मैटर रहा है वो ख़ास आपको एक बात बताऊँ कि जब भी मुसलमानों ने अपने लीडर को चुना, मुसलमानों ने अपने लीडर बनाने की बात की, तो लीडर देखिए कौम के आगे चलता है, पीछे नहीं चलता जी। कौम का मुतालबा अगर हो, लीडर किसी को बनाना चाहे तो ये एक अच्छी बात है। उतनी ही अच्छी और ज़रूरी बात यह है कि लीडर को कौम के आगे चलना चाहिए। हुआ ये कि जिसको भी लीडर कौम ने बनाई, वो उस लीडर ने अपना पूरा जो पूरा कम्युनिटी को दूसरों के हवाले किया। मिसाल के तौर पर लीजिएगा, ताजुद्दीन नवाज़ भाई मरहूम को जब मौका मिला तो जिसके नतीजे में जब दोबारा उन्होंने स्ट्रगल करते तो एटलीस्ट उन्होंने MLC तो बन सकते थे, MLC की भी डिमांड नहीं की और सीधे अटूर को उस वक्त उनके हैंड ओवर किए बसवराज पाटिल अटूर को, और एक नौजवान उम्र को जिनकी उम्र सबसे कम उम्र जो है 23 साल की उम्र में जो है लगभग 23 साल गालिबन मेरा ख्याल है, तो उन्होंने इक़्तिदार तक पहुँचे और वहाँ पर जीत हासिल कर दी। उसके बाद भी तो उनको कोई पॉलिटिकल स्टेप उनको स्पेस नहीं मिल पाई। ठीक दूसरी मरतबा जिस तरह से जो SM कमालुद्दीन साहब करे, उन्होंने भी एक आदमी बड़ी तादाद में वोट हासिल किए, लोगों ने उनके साथ फिर नेक्स्ट इलेक्शन आ गया तो इन्होंने होलसेल में दूसरे लोगों को हैंड ओवर कर दिया। फिर तीसरी मरतबा निसार अहमद साहब के साथ भी अवाम ने लोगों के साथ मामला किया। तो ये कंसिस्टेंसी का नहीं रह जाना, जिसकी वजह से यहाँ पॉलिटिकल क़यादत का फकदान नज़र आया। कहीं मुसलमानों में खुद एतमादी की कमी तो नहीं रही? एक बार हार गए तो अगली मरतबा कोशिश ही नहीं कि किसी और के अंडर सरेंडर हो गए आप?
अगर कम से कम अच्छी सौदाबाजी तो करते, कौम के विकार को बुलंद करने के लिए, कौम के स्टेटस को उठाने के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए मराद तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो है जो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मराद के साथ साथ पावर शेयरिंग, पावर के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। क्या बात है, आज तक बसों कल्याण से किसी को MLC नहीं दिया गया जी। होना चाहिए था इतने सब कुछ हो जाने के बाद। तो हमारा इस वक्त भी जो पहली हमारी डिमांड है कि अगर हम इक़्तिदार तक नहीं पहुंचते तो कम से कम इक़्तिदार तक के लिए जो दूसरे बैकफुट से जो आने वाला, जो इक़्तिदार पर आने वाले, तो MLC को तो बेहतरीन रास्ता था, उसको तो देना चाहिए था। तो इसकी तो डिमांड भी नहीं की आज तक किसी ने। तो आज इस वक्त की अवाम की डिमांड है हो चुकी। पिछले इलेक्शन में जब भी नारायण साहब को हमने इस वक्त जितवाया था तो हमारी पहली डिमांड ये थी कि यहाँ से MLC के लिए हमारे बसों कल्याण से किसी मुस्लिम फर्द को दिया जाए। तो आपको लगता है कि दिया जाएगा? अब तो बिन नारायण साहब वादे के साथ खुद चल बसे। उम्मीद तो है, करना तो चाहिए, उम्मीद तो रखना चाहिए, तब तक सकल कोशिश तो करनी चाहिए। पावर गेन करने के लिए जो कांग्रेस में जो लोग हैं कम से कम वो तो कोशिश करनी चाहिए। वेलफेयर पार्टी चाहती है कि वो पावर में ले, ऐसे अच्छे लोगों को पावर में लाए ताकि वो अपने हक के लिए जद्दोजहद करने वाले हो, जो ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ सबके लिए लेकर काम करने वाला विज़न रखता है। अगर एज एजुकेशनिस्ट अब मैं इस पार्ट को लूँ आप यहाँ पर इंटरव्यू में, तो बसवा कल्याण का तालीमी क्या कहेंगे उसको, तालीमी सतह क्या रहेगी बसवा कल्याण में, मुसलमानों की हो या फिर ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे ताल्लुक़े की? बसों कल्याण का जो एजुकेशनल सेंटर है बसों कल्याण, अभी पिछले आप देखते हैं तो एजुकेशन में बहुत पीछे था। इन 20 सालों में बसों कल्याण 2000 के बाद से लेकर 2021 तक के लिए बसों कल्याण में एजुकेशन के लिए एक न्यू चेंज आया। मैं अवाम के दरमियान में जो एजुकेशन की जो चाहत है ना, उसको मैं सलाम करता हूँ। घर में उनको खाना नहीं है तब भी वो बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब अमीर हर आदमी चाह रहा है कि वो एजुकेशन के लिए, और बसों कल्याण के अंदर तालीमी इदारों का इजाफा हो जाना ये भी एक खुशाइन पहलू है, जिसके नतीजे में कि बच्चा किसी न किसी एतबार से पढ़े। मैं जिस वक्त एजुकेशन फील्ड में आया, मेरा एक सर्वे था 94 के दरमियान जी। उस सर्वे की बात बता दूँ। 94 तो मैंने जब 93 के दरमियान में जो हमने स्कूल की बुनियाद रखी, जिक्रा की, तो उस वक्त का मैटर ये था कि 7,000 करीबन बच्चे प्राइमरी स्कूल पर पढ़ते हैं और हाई स्कूल तक आने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की, और ग्रेजुएशन तक पहुंचने वालों की तादाद गिनती में 50 लोगों की। 7,000 लोग प्राइमरी में पढ़ते थे। मेरे पास आज भी डेटा है, तब मैंने उसकी जिक्रा की बुनियाद रखी। जब 2000 में जब देखा कि एजुकेशन में कोई रिवोल्यूशन टाइप कोई जो एजुकेशन का सिनेरियो बदल रहा था, तो बदलते हुए सिनेरियो को अपडेट करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट में आता, तो मैंने एडीएम की बुनियाद 2001 में डाला, जिसके नतीजे में देखते हैं कि आज बसों कल्याण में पहला CBSE स्कूल जो मेन स्ट्रीम का स्कूल की जगह में, जो बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और IAS और IPS के लिए जो बनने वाले, तो बसों कल्याण में मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। इस बात का लिए मुझे एजाज़ हासिल है कि बसों कल्याण का पहला CBSE स्कूल मेरे ज़रिए से बसों कल्याण में कायम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बसों कल्याण के बच्चों के लिए एक एजुकेशन हब भी बन जाएगा। और यहाँ पर अगर वेलफेयर पार्टी के लिए तो आज जिस बात का जो कॉन्सेप्ट देना चाहती है, ये यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनानी कॉलेज की भी मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी की हम डिमांड करते हैं कि यूनानी यूनिवर्सिटी यहाँ कायम किया जाए। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट में है यूनानी, बिल्कुल सपोर्ट में, मुसलसिल हमने स्ट्रगल किए हैं, बाज़ाब्ता उसमें रिप्रेजेंटेशन में हमने शरीक रहा है। यूनानी मेडिकल किया जाए, यहाँ बसों कल्याण में आयुर्वेदिक मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी भी कायम की जाए। और फिर साथ ही साथ हमारे यहाँ गुलबर्गा में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। भाई क्या वजह है कि बसों कल्याण में यूनिवर्सिटी नहीं लाई जाए? जब तक हम यहाँ पर अनुभव मंडप बनने जा रहा है, उस अनुभव मंडप में हमने परसों संविधान से और संविधान के दरमियान में ये बात भी अवाम के सामने रखी कि जो अनुभव मंडप बन रहा है, तमाम कम्युनिटी के, तमाम मज़हब के लोगों के लिए यह रिसर्च सेंटर भी बनाया जाए। स्टडीज़ है, रिलीजियस जो कंपेरेटिव स्टडीज़ करने की भी यहाँ पर हमने डिमांड की, ताकि यहाँ हर एक जगह पर एक चेयर लगाया जाए। इस्लाम के बारे में भी एक चेयर लगाया जाए, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी लगाया जाए, बुद्धिज़्म के बारे में भी एक चेयर लगाया जाए। और यहाँ पर जो है लिंगायतिज़्म की तो ऑलरेडी है ही है, उसके अलावा जो दूसरे मेजर रिलीजन्स हैं उनके भी यहाँ पर उनके सेंटर्स, उनके चेयर्स बनना चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो PUC फर्स्ट ईयर सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं प्रे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो ये देखने में आ रहा है कि एक वक्त था तब तमाम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे और आज इंजीनियरों का हाल आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी बात अगर करूँ मेरे ख्याल में, तो इस वक्त तमाम के तमाम लोग मेडिकल की तरफ हैं। आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों के लिए कि हर कॉलेज, हर स्कूल मेडिकल फील्ड की तरफ अपने बच्चों को भेज रहा है?
तो इससे क्या लगता है फ्यूचर क्या रहेगा? अगर तमाम लोग मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे तो तमाम कॉलेजेस का फोकस मेडिकल फील्ड की तरफ है, तो इससे नहीं लगता कि फ्यूचर में ये एक इम्बैलेंस है। काउंसलिंग के ज़रिए से बच्चा जो है, एक एग्जांपल के ज़रिए से मैं बात करूँगा कि हम जो है करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे का इंटरेस्ट जान करके उसको एजुकेशन में गाइड करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट मालूम करके उस बच्चे को उस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। और जो है ये तमाम फील्ड्स के दरम्यान में तमाम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ इंजीनियरिंग एक ऑप्शन नहीं है। लॉज है, सीए है, मेडिकल्स है, इंजीनियरिंग्स है, फिशर्स है, एग्रीकल्चर्स है, टूरिज़म्स है, कॉमर्स है, मार्केटिंग्स है जी सारे स्किल्स, सारे डोर्स ओपन है, उनमें सब लोगों को आगे आना चाहिए। अब इस वक्त आपका कहना सही है कि इंजीनियरिंग के लिए एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है, लेकिन अदर ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन वो विज़न के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये तरह की बात हो, बच्चों की सोच में भी बात डाले जाए, उनका अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाए तो बात होगी। एक अहम बात मैं आपके सामने रखूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। हम वेलफेयर पार्टी उसका स्वागत करती है और साथ में कुछ करेक्शंस भी जाती है जी कि कुछ उसके अंदर कमियां हैं, उस कमियों को दूर करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। स्किल इंडिया की बात कही जा रही है, तो इंडिया के अंदर स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि बैकवर्ड्स कम्युनिटीज़ को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को या लोअर मिडिल लोगों को सिर्फ लेबोरियस या वाइट कॉलर लेबर की शक्ल में ना बनाया जाए, और जो अपर कास्ट और अपर जो लोग हैं, पेवर हैं, कैशियर्स हैं, कैश पेइज हैं या वेल्दी लोग हैं, वही लोगों के लिए हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज ना है, मौका सबको दिया जाए। सबको दिया जाए। जी बसवा कल्याण में अगर हम देखें तो बहुत सारे इस हर साल इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं। ये बसवा कल्याण एजुकेशन के लिए ठीक है या फिर नुकसानदाह है? आना चाहिए, हेल्दी इंस्टीट्यूशन आने से तो रोक नहीं सकते, आना चाहिए, आते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं मिलेगी ज़्यादा इंस्टीट्यूट से आने की वजह से। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जी। एक मैं इस वक्त ये बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा विज़न के साथ लोग आएँ, अच्छी तैयारी के साथ लोग आ जाएँ। जी। फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें लोग आएँ कॉम्पिटिशन करने के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल मैं आपसे इस इंटरव्यू का ये पूछूंगा कि 18 में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बी नारायण साहब को सपोर्ट किया था, खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया था। आप कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट नहीं करेगी, तो सपोर्ट किसे करेगी? नहीं, वो तो सपोर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। हमने अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे तो किसी को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। जी, तो अभी तो जो है कल ही डिक्लेयर हुआ, अभी तक के किसी पार्टी का भी कहीं कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ तो है। कैंडिडेट देखकर आप सपोर्ट, बिल्कुल कैंडिडेट तो पार्टी देखकर देखेगा। नहीं, कैंडिडेट्स और पार्टी दोनों चीज़ों को भी सामने रखेगी, उसके बाद भी डिसीजन लेगी। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी इस मुलाकात से सरफराज होंगे। तो देखा आपने कि ये हमारा इंटरव्यू था अनस्क्रिप्टेड का एपिसोड नंबर 5। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।